आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भाषा विज्ञान में हिंदी की भाषा, नामकरण, लिपि, विशेषता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में आपने मगही को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली हरियाणवी या बांगरू भी इसी के अंतर्गत आती है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब जो हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, सही है। दिल्ली के मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में भी होता है, यह भी सही है। और खड़ी बोली का उद्भव तौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में विकसित हुआ है, यह भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, यह कथन सही नहीं है। तो ए बी सी तीनों ही कथन इसके सही हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं फटाफट मिलान। खड़ी बोली का क्षेत्र बिजनौर, ब्रज भाषा का आगरा, बांगड़ू का करनाल, अवधी का सुल्तानपुर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित की। इसमें दी गई रचनाओं में फटाफट करते हैं मिलान। कीर्तिलता विद्यापति द्वारा लिखी गई अवहट्ट भाषा की रचना है, तो वहीं नंददास द्वारा लिखा गया भंवर गीत ब्रज भाषा की रचना है। मधुमालती मंजन द्वारा लिखी गई अवधी भाषा की रचना है, जबकि खड़ी बोली में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपियों में आपने सेलेक्ट कर लिया फारसी को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है, और जवाब में आपने बंगाली को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब हिंदी चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया विकल्प डी। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाली भाषा को संपर्क भाषा करते हैं। विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी, जबकि भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है भारत संघ की राजभाषा के रूप में, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। यह स्वीकृति संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 प्रथम के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है।
प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब चीनी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी। चीनी भाषा मंदारियन लिपि यानी चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? हिंदी की लिपि आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर देवनागरी आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का क्षेत्र, और जवाब में आपने रीवा को चुन लिया, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर में भी बघेली बोली जाती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से? अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर पूर्वी आपने जवाब दिया है विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास जो है पूर्वी हिंदी से हुआ है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी में से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी बोलियों का विकास हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नतियां हैं, सब उन्नति को मूल। यह पंक्तियां किस रचना की? वह निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल। निज भाषा उन्नतियां हैं, सब उन्नति को मूल। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी नवजागरण का इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदकी, हिंसा हिंसा न भवत, पाखंड विडंबनम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति आपने सौरसेनी अपभ्रंश चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि बोलियां आती हैं। पैसाची से पंजाबी, मागधी से बिहारी और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। आगे, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने देवनागरी लिपि विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, लाश किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपने विकल्प डी तुर्की को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में किस आयोग की स्थापना की? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग विकल्प ए को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। आगे, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी पश्चिमी हिंदी को, तो राइट आंसर के साथ। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है खड़ी बोली, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां जैसे ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहां की ग्रामीण जनता द्वारा अधिकांशतः बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आपने राष्ट्रीय एकता विकल्प सी को चयनित किया, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी की खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए को चयनित कर लिया है। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता? तो जवाब हो जाएगा शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब आपने मगही को चुना। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी ये बोलियां जो हैं बिहारी हिंदी की हैं, बिहारी हिंदी की बोली है, जबकि मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहारी, बंगला, उड़िया, समिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया मागधी अपभ्रंश को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। बिहारी, बंगला, उड़िया, समिया ये सब मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। वहीं सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, गुजराती है। पैसाची से पंजाबी और लहंदा है। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी है, जिसमें बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 6वीं शताब्दी में, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। आगे पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली अथवा देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब मानक हिंदी, विकल्प बी को आपने चयनित किया, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आपने मानक भाषा, विकल्प ए का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर चयनित करिए। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित हैं। मानक हिंदी की वाक्य रचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर, यह भी गलत है। मानक हिंदी में केवल एक ही वचन होता है, यह भी गलत है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तो विकल्प इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इसमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने स्वामी दयानंद सरस्वती को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। इनकी प्रमुख कृति सत्यार्थ प्रकाश है, काफी चर्चित रचना है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हुई है।
अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इसमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी, महात्मा गांधी को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है? जवाब हो जाएगा सरकारी कार्यालयों की भाषा। विकल्प ए इसका राइट है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343(1) में यह घोषणा की गई कि भारत की राजभाषा हिंदी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? और इस प्रश्न का जवाब अनुच्छेद 348 को आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अब सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रभाषा आयोग का प्रगठन का प्रावधान है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? जवाब में मगही आपने चुना। भी यह रिपीटेड प्रश्न है, अभी ऊपर हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। मैथिली, मगही, भोजपुरी यह बिहारी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली ये सब पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं मिलान। इसमें से पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र गढ़वाल, भोजपुरी का क्षेत्र गाजीपुर और मगही का क्षेत्र पटना। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? तो भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प डी छत्तीसगढ़ी आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया अनुच्छेद 351 को। तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।